हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजमगढ़ इंटेलिजेंस पर। तो दोस्तों, हम क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ कर रहे थे। तो हमने चैप्टर 1 कर रखा था। तो दोस्तों को किसी कारणवश मतलब उसमें कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, उसे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। तो एक्सरसाइज 1.2 है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो दोस्तों फिर से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड वो हमेशा ही अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आखिर हम उसके ऑर्डर पर ध्यान ना दें तो सबका सेम ही आएगा। अभी हम किसी भी नंबर का किसी को दे गुणनखंड करने के लिए अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों भाज्य गुणनखंड करने से पहले हम पढ़ेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाज्य गुणन अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो दोस्तों पहले पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्याएं ये वे संख्याएं होती हैं जो अभाज्य नहीं होती। अभाज्य नहीं होती मतलब अभाज्य नहीं होती। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। तो इतने में हम समझ लेंगे कि क्या है ये वे संख्याएं होती है जो अभाज्य नहीं होती। अभाज्य नहीं होती मतलब कि ये किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। तो किसी जैसे हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो। जैसे स्टार्ट करते हैं कि आपका ये हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, आपका 14 हो गया। ऐसे 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 आगे चलते रहती। जो संख्याएं किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाएं उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसमें एक और टर्म आ रही है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अभाज्य संख्या के बारे में भी जानें, ताकि हमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी पता चले कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य संख्याएं, इसे प्राइम नंबर कहते हैं, इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा। अभाज्य संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से या अपने आप से विभाजित होती हैं। विभाजित होती हैं। ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से या तो मतलब खुद से। जैसे हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो 2 हो गई आपकी, ये केवल खुद से होगी और 1 से होगी, जिसमें 1 का भाग जाए और वो खुद से भाग करे। 2 हो गई, 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा। ये मत सोचना कि
9 भी होगा। ये विषम संख्या नहीं, ये अभाज्य संख्या है। तो उसके आगे हम फिर लिखेंगे 11। इसमें केवल 1 का भाग जाएगा और खुद का, ठीक है। 11 ऐसे 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 चले जाएंगे, 13 आएगा, फिर ऐसे ऐसे आगे चले, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब हम आपको करके दिखाएंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब गुणनखंड के बारे में पढ़ते हैं। गुणनखंड क्या होता है, फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो हम आपको ये सीरियल से समझाएंगे। जैसे कोई संख्या लेते हैं, मान लो हमने कौन सी संख्या ली, 54 ली, 54। अब इसको हम गुणनखंड करते हैं। 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि ये कितनी बार में खत्म होंगे, 4 बार में, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हो गया आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो गुणनखंड गुणन फैक्टराइजेशन उसी को हम कहते हैं कि उनके गुणनखंड के प्रोडक्ट में, मतलब गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना, वही फैक्टराइजेशन होता है, गुणनखंडन होता है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि इसमें हम केवल अभाज्य संख्या ही लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रखा हूं कि अभी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो उसी के रूप में हम लिखेंगे। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, तो इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, तो ये अभाज्य गुणनखंड होगा इसका। तो आइए देखते हैं इसका कैसे उपयोग करते हैं। तो दोस्तों 1-2 एग्जांपल और लेके हम करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। लेते हैं कोई सभी नंबर लेते हैं 210। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मान लो 2 पहले, 2 3 2, 2 5 10, लेते हैं 3 3 3 9, 3 5 15, 5 5 7 35 7, ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं कि अब मैंने 210 का मतलब गुणनखंड किया, तो इसमें मैंने कौन कौन सी संख्या का प्रयोग किया। ये भी अभाज्य संख्या, 2 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। हम लोग ये देख चुके हैं कि 2 3 5 7 ये सारी अभाज्य संख्या है। तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो लिखते हैं वही मतलब अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। तो आगे हम एनसीईआरटी का एग्जांपल करेंगे। तो दोस्तों एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5वां है कि कोई संख्या दी हुई है 4 की पावर n। तो इस पर हमें ये देखना है कि ये जो 4 की पावर n है, ये हम n को कोई ऐसा नंबर ले ताकि ये पूरा जो नंबर है कि ये 0 पे समाप्त हो। 0 पे समाप्त होने का मतलब इसका लास्ट डिजिट 0, मतलब अंतिम अंक इसका 0। तो जैसे यहाँ पर दे रखा कि n कोई एक प्राकृतिक संख्या है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पूरा पढ़ के सुना देता हूँ कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। ज्ञात कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो। तो हमें यही दिखाना है कि जैसे n कोई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 ऐसे ऐसे चलिए, ठीक है। तो हम n का ऐसे ही मान लेंगे। देखते हैं जैसे हमने लिया कि 4 की पावर n, क्या ये 0 पे समाप्त हो रही है? नहीं, 4 की पावर n 4 ही होगी। 4 की पावर 2 लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, 16 ही होगा, तब भी 0 नहीं आ रहा। तो ऐसे करते करते देखते चले जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करके दिखाना है। हमें कैसे करके दिखाना है, n का मान 3 भी लेंगे तब भी हम 64 पे पहुंचेंगे। तो ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। ये करते करते मतलब कहाँ तक पहुंचेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन तब भी 0 आएगा या नहीं आएगा ये हमें कंफर्म नहीं है। तो आइए देखते हैं आएगा या नहीं आएगा, तो उसकी हम पुष्टि कर लेते हैं। वैसे भी ये हर 4 नंबर बाद वही दोहराता जाएगा कि पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया, हमेशा दूसरे पे दोहराता चले।
तो आएगा तो नहीं, लेकिन हम इसको करके दिखाते हैं कि ये क्यों नहीं आएगा। तो हमने ले लिया 4 की पावर n, 4 की पावर n यही दे रखा है ना। तो अभी हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि दो ऐसी अभाज्य संख्या, जब भी हमें किसी भी नंबर में 0 लाना होता है तो उसमें हमें दो संख्या जैसे 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं कि इनका जितना जोड़ा हमें मिलेगा उतने ही 0 मिलेंगे। तो आखिर 2 और 5 का एक जोड़ा मिलेगा तो एक 0, आखिर 2 मिलेगा तो 2 0। तो इसमें देखते हैं मिलता है कि नहीं। आखिर हम 2 को 2 में तोड़ भी लें, मान लो ये लिख लेते हैं 2 की पावर 2n, तब भी हमें 5 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यही हमें दिखता है कि इसमें हमें 0 नहीं मिलेगा इसके लास्ट डिजिट में, क्योंकि 2 तो मिल जा रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। तो हमेशा इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि 0 लाने के लिए लास्ट डिजिट। तो इसमें एक है एक नहीं है, तो इसमें लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा। तो अब हमें इससे यही सिद्ध होता है कि इसकी अंतिम डिजिट 0 नहीं आएगी, इसकी अंतिम संख्या अंतिम नहीं, इसका अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। तो 2 और 5 की यही खासियत है कि ये जहां भी मिलेंगे, अब जितने भी जोड़े मिलेंगे हमें उतने 0 मिलने की संभावना रहेगी, चाहे कोई सा भी नंबर आप ले लो और देख लो। ठीक है, तो आगे हम एग्जांपल करते हैं HCF LCM निकालने वाला। ठीक है दोस्तों, तो 5वां कलर है, फिर इसके आगे छठा करते हैं। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का छठा एग्जांपल है। इस दो संख्याएं दे रखी हैं 6 और 20, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आइए इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 6 का करते हैं। 6 का आप जानते ही होंगे, 2 गुणे 3, इसका तो आसान है। 20 का करते हैं, 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, ये सारी अभाज्य संख्याएं जितनी भी हम लिख रहे हैं, 2 और 5 और 3, ये अभाज्य संख्याएं। तो HCF क्या होता है कि HCF वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है और सबसे बड़ी होती है। बड़ी होने का मतलब उसकी मतलब महत्तम लघुत्तम घात, उसकी लिस्ट पावर। जैसे यहाँ 2 है, 2 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, दोनों में कॉमन 2 है, तो हम 2 लिख लेते हैं। HCF 2 और 3 और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका HCF 2 है। ठीक है, और LCM देखते हैं। LCM में क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। जैसे कॉमन क्या है, इसमें 2 लिखते हैं। अब कॉमन क्या नहीं है, फिर 2 1 है, 3 है, 5। ठीक है, तो LCM इसका हो गया 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। तो इसका LCM हो गया 60 और HCF हो गया 2। HCF में क्या करते हैं कि इसमें केवल कॉमन लेते हैं कि क्या कॉमन मिल रहा है, बस वही उसका HCF होगा। और HCF क्या होगा, बड़े से बड़ा नंबर होगा कॉमन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पावर में भी देख सकते हैं कि HCF वो संख्या होती है लिस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। जैसे यहाँ 2 है, 2 की लिस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो हम 2 को एक ही बार लिखेंगे। अब 3 की लिस्ट पावर कितनी है, इसमें लिस्ट पावर तो है लेकिन कॉमन तो है नहीं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ना तो 5 का कॉमन है, तो 2 का कॉमन है, और 2 की लिस्ट मतलब छोटी से छोटी घात कौन सी है, 1 है, मतलब 2 इसमें एक ही बार कॉमन मिल रहा है, तो इसकी छोटी घात 1 ही हुई, तो हम 2 को एक ही बार लिखेंगे। तो यही HCF है, क्योंकि और इसका कोई कॉमन नहीं मिल रहा। और LCM में क्या होता है
कि किसी भी संख्या का मतलब बड़ी से बड़ी घात, जो संख्या है उसकी कॉमन की बड़ी से बड़ी घात, जैसे 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2 बार आया तो इसकी 2 घात है, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। और 3 एक इसमें क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। तो 3 है, 3 का कोई कॉमन है, 3 को वैसे उतार लें। और 5 इसका भी कॉमन है, इसको भी वैसे उतार लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो गया 60 और एचसीएफ हो गया 2। तो ऐसे हम इसको देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ऐसे कोई भी 2 नंबर ले लो जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब ठीक है दोस्तों। अब एचसीएफ और एलसीएम, जैसे ये 2 संख्याएं दे रखी थी और इनका एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया, तो अब इनको देखने से हमें क्या पता चलता है कि जैसे आपके एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी रखा है कि किसी भी 2 संख्या, मान लो कोई भी 2 संख्या दे रखी है, मान लो ए है एक बी है, एक मिनट, कोई भी 2, तो दोस्तों इसमें एक बात और हमें पता चलती है कि कोई भी 2 संख्या दे रखी है, बस 2 संख्या, तो उसमें उसका क्या होता है कि उसका जो 2 संख्या दे रखी है उनका गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मान लो कोई संख्या दे रखी हो, ए एक दे रखी है, एक बी दे रखी है, तो ए और बी का प्रोडक्ट इनके एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम गुणे एचसीएफ ऑफ ए एंड बी के बराबर होगी। अब जैसे आपको ये अब सोचेंगे कि कैसे ये होगा, तो अभी हमने यहाँ पर कर रखा है, इसी को हम करके देख लेते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो संख्या क्या दे रखी, 6 और 20, तो 6 और 20 का प्रोडक्ट और इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम कितना है 2, एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 60। अब 20 छक्का 120, अब 60 दूनी 120। अब देख रखे होंगे कि ये जो अभी मैंने बताया ये सही सिद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब किसी भी 2 संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको नहीं समझ में आ रखा होगा तो 1-2 एग्जाम्पल और देके समझा देते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें 2 संख्याएं दे रखी हैं 96 और 404, और इनका भाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दे रखा है पहले एचसीएफ निकालना है फिर उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो आइए पहले इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 96, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 कन्नम 3। ठीक है, अब इसी तरह हम 4 से 4 का करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2। अब देखते हैं 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। 2 से वही संख्या विभाजित होती है जिसका लास्ट वाला नंबर 2 से विभाजित हो सके। ठीक है, तो 3 से हम चेक करते हैं, 3 3 3 9, 1 बचा, ये 3 से भी नहीं होगी। अब किससे होगा, 101 किसी के भी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसका गुणनखंड इतना ही होगा। तो अब हमें निकालना है एचसीएफ, फिर उसके बाद इसका यूज करके एलसीएम। तो हमने बता रखा था कोई भी 2 संख्या दे रखी हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका जो एचसीएफ निकलेगा और एलसीएम निकलेगा उनका गुणनफल दोनों बराबर होता है। तो इसका कितना होगा, इसको लिख लेते हैं वैसे गुणनखंड के रूप में। 96, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है,
एक बार 3, ठीक। और 404 वाले में 2 बार। तो 96 में 2 2 2 5 बार है, 3 1 बार, और 404 में 2 2 बार है, 100। अब इसके एचसीएफ निकालेंगे। अभी पिछले मतलब क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा था कि एचसीएफ क्या होता है, कि एचसीएफ वो संख्या होती है दोनों के गुणनखंड में। हम यही देखते हैं कि जो कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात। जैसे 2 इसमें कॉमन दिख रहा है, हम बस यही संख्या देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है। तो 2 कॉमन दिख रहा है, और इसकी सबसे छोटी घात इसमें है कि इसमें, छोटी घात इसी में हमें दिख रही है। तो कितनी है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 है तो 2 की पावर 2 ही होगी, ठीक। और इसके आगे कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना होगा आपका, 2 की पावर 2 4, ठीक है। अब यही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा इससे बड़ा कि दोनों संख्याओं को एक साथ विभाजित कर सके, ठीक है। अब एचसीएफ निकल गया। अब देख रहे हैं कि अब इसका यूज करके हम निकालेंगे एलसीएम इसका। तो हमने क्या देख रखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्याएं हमें दे रखी, 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक है 96, एक है 404, ठीक है। अब एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया आपका 4, और निकालना हमें एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को इधर करेंगे, भागे में करेंगे, ठीक है। एचसीएफ था 4, और इसी के माध्यम से हम इसको निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए 4 को हम इसके नीचे लाएंगे। तो 96 गुणे 404, अब ये इधर आएगा तो इसको भाग करेगा, भागे में 4। अब 4 से काटते हैं, पहले इसको काटते हैं, ये आपका आ गया 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 गुणे 404, 24 गुणे 404। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते, कितना आएगा, 24 गुणे 404, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकल के आया 96 मतलब 9696। अब हम इसमें से जो पहले एलसीएम निकालते हैं उसको निकाल के देखते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे आ रहा है तो इसका मतलब सही है, ठीक है। तो एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में क्या होता है कि बड़ी से बड़ी घात, जो कॉमन संख्या हो उसकी बड़ी से बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं होती उसको उतार लेते हैं। बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2 की पावर 5, और क्या है 3 है जो कॉमन नहीं है। सबका गुणनफल होता है एलसीएम, ठीक। अब 2 की पावर 5 कितना होगा आपका, 32 गुणे 3 गुणे 101। अब 32 दूनी आपका होगा 32 3 3 दूनी 6, और 3 3 का 9 गुणे 101। अब 101 का गुणा 96 में करेंगे तो इतना ही आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, 96 96, ठीक है। तो दोस्तों इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं, 6 और 72 और 120। अब इसका भी उसी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो निकाल के देखते हैं, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3, जो आसान है ऐसे करके देख लेते हैं, और जो लंबा है उसको तो ऐसे कर लेंगे। 72 का देखते हैं, 72 हो जाएगा 2 3 6, 2 6 का 12, फिर करेंगे 2 से, 2 का 9 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 का 9 3, 36 2 72, ठीक है।
और 120 का करेंगे। जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें हमेशा अभाज्य संख्या लेंगे, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 और 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब इसका फिर से करेंगे। अब गुणनखंड करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि हम पहले छोटा सा छोटा नंबर लेंगे। छोटा सा छोटा नंबर हम 2 छोटे से छोटी संख्या कौन सी अभाज्य, पहले 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है। हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। आखिर 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से करेंगे। ऐसे करके हम चेक करते चले जाएंगे। जैसे हम इसको 2 से चेक करते हैं, 2 छक्का 12। ठीक है, ये हो गया, 0 हो गया, 15 गुना 30। अब ये 2 से नहीं होगा तो हम इसको इससे आगे वाले नंबर 3 से करेंगे। 3 से हो जा रहा है 7 और 5 करना 5। ठीक है, तो 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3, 72 का हो गया 2 गुणे 4 गुणे 8 का 24 का 24 120 का हो गया 2 गुणे 4 गुणे 8 का 24 पर ये 120। अब इसका हम एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं। फिर इससे करके देखते हैं कि ये 2 संख्याओं के लिए सही है कि तीनों संख्याओं के लिए भी सही है। आगे 3 संख्याओं के लिए फिर इसको चेक करेंगे। पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे कितना होगा, फिर वही चीज देखेंगे कि जो कॉमन है और सबसे छोटी घात उसकी लेंगे। अब जैसे 2 ले रहे हैं तो 2 पहले पकड़ेंगे, फिर इसको देखेंगे कि सब में कॉमन है कि नहीं। हाँ, सब में कॉमन है तो इसकी सबसे छोटी घात किसमें है, तो इसमें है, तो 2 एक ही बार लिखेंगे। फिर 3 देखेंगे, 3 सब में कॉमन है, इसकी सबसे छोटी घात यही है। फिर इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो इसका कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका एचसीएफ हो गया आपका 2 3 6। और 6 ये ऐसा नंबर है ये जो तीनों संख्याओं को विभाजित करेगा। ठीक, अब एलसीएम निकालेंगे। देखते हैं कि एलसीएम कितना होता है। एलसीएम क्या होता है कि कॉमन भी हो और सबसे बड़ी घात हो, और जो कॉमन नहीं है सबका गुणनफल एलसीएम होता है। तो 2 है, 2 कॉमन है, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 बार है, सबसे ज्यादा बार 3 बार है। तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 की पावर 3। फिर उसके बाद 3 है, 3 कॉमन है, तो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 बार आया इसमें, तो 3 की पावर 2। फिर उसके बाद क्या क्या कॉमन नहीं है, 5। ठीक, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। 8 3 त्रिका 9 गुणे 5, तो 9 पंजे 40, 40 8 4 8 32, 320। ठीक है, तो 320 हो गया इसका। 8 पंजे 40, 1 मिनट, 8 पंजे 40 और 4 9 36, 360 होगा। ठीक है, एलसीएम आपका होगा 360। अब हम देखते हैं कि ये इस 3 संख्याओं पर भी लागू होता है कि नहीं, क्योंकि हमने 2 संख्याओं का करके देख लिया, 2 संख्याओं के ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो तीनों संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं का गुणनफल और इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो 3 संख्याएं कौन कौन सी है, 6 है, 72 है, 120 है। और एचसीएफ कितना है, 6 है, और एलसीएम कितना है, 360 है। अब तीनों का गुणनफल करेंगे, ये कितना आ रहा है, 12 छक्का 12 पंजे 60, 12 छक 72, 720 गुणे 72। और इसका कर देंगे 6 0 0 6 6 36 36 18 18 3 21, ये 2160 आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 720 गुणे 72,
ये आप लोगों को पक्का पता है कि इससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि आखिर 720 का हम 3 बार भी गुणा करें तो ये 2100 के बराबर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये केवल 2 ही संख्याओं पर लागू होता है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, और ये 3 संख्या पर लागू नहीं होता। तो इसको 3 संख्या पे करके मत देखिएगा, क्योंकि ये 2 ही संख्याओं के लिए सही होता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में, और एक्सरसाइज हम पूरी कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको नोट कर लीजिए, और जो समझ में ना आए उसको फिर से कमेंट कर दीजिए।